Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel, Concept of Physics by ललन कुमार। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी ठीक ठाक हैं, सभी स्वस्थ हैं। चलिए, स्वस्थ रहना है और एनर्जी के साथ काम करना है। लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है, क्योंकि थोड़ा सा भी लूज हो जाएंगे आप तो इतनी भीड़ चल रही है दुनिया में, इतने संघर्ष हैं, थोड़ी सी आपकी कमजोरी, थोड़ा सा आपका आलस आपको पीछे करके रख देगा। इसलिए लगे रहना है और कंटिन्यू लगे रहना है, थोड़ा सा भी आलस नहीं करना है। तो चलिए, आप लोग निश्चित रूप से लगे हुए हैं, मुझे एहसास हो रहा है, मुझे फीलिंग्स हो रहा है। अब बहुत दूर होते हुए बहुत नज़दीक हैं, पर डे कुछ न कुछ बातें हो जा रही है आपस में, तो दूर रह के भी लगता है हम लोग बहुत नज़दीक है, क्योंकि आप सभी बच्चे हमको पर डे देख रहे हो, मेरी बात को सुन रहे हो। हम भी ठीक ठाक हैं आप लोगों के आशीर्वाद से, और आप लोग भी ऊपर वाले के आशीर्वाद से एकदम मस्त हैं। चलिए, बहुत सुंदर बात। तो रही बात अब पढ़ाई लिखाई की, हम लोग पढ़ाई लिखाई करते भी जा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत भी नहीं है। और दिक्कत थोड़ा बहुत बच्चों को है, तो क्या कीजिएगा, परिस्थिति ही बुरा है, आपको समझौता करना पड़ेगा। परिस्थिति के अनुसार इंसान को अपने आप को बदलना पड़ता है, समझौता भी करना पड़ता है, और आप लोगों ने कर भी लिया है और करके आप लगे भी हैं। चलिए, अपने आप को अरेंज कर लिया है। तो हम लोग पढ़ रहे थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे, और वो था हमारा वान डी ग्राफ जनरेटर। हमें पूर्ण उम्मीद है कि आप सभी बच्चों ने पिछले क्लास को पूरा पूरा पढ़ लिया होगा। बहुत ज़्यादा डेप्थ में हर बात पर चर्चा कर दिए हैं, जो कि आप उसको आराम से समझ सकते हैं, कहीं कन्फ्यूजन नहीं रह सकता है। हर बात का जवाब, क्यों कैसे का जवाब देते हुए हम आगे बढ़े हैं। अब उसमें थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है, जिसको हम लोग अब देखने वाले हैं। तो चलिए, आप तैयार हैं, हम आपको आगे ले चलते हैं। तो प्रिंसिपल को हम लोग पढ़ रहे थे। प्रिंसिपल को दो भागों में मैंने बांटा था। फर्स्ट प्रिंसिपल था कोरोना डिस्चार्जिंग एक्शन। किसी भी मेटल सरफेस का जो सतह होता है वह स्मूथ रखा जाता है, चिकना रखा जाता है, नुकीला नहीं रह जाता है। आप अपने घर के दीवार को देखोगे तो दीवार को, सतह को छुओगे तो सीमेंट और बालू का बना हुआ जो दीवार है, वो दीवार में देखेंगे हल्का हल्का नुकीला पॉइंट आपको टच करने पर पता चलेगा, मतलब वो रुखड़ा सतह है, नुकीला सतह है। और उस तरह का सतह मेटल का बना दिया जाए और उस पर चार्ज दिया जाए, तो वो जो नुकीला सतह है वहां पर चार्ज स्प्रे होगा, वहां पर चार्ज स्प्रे होगा। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आप लोगों को लाइफ में देखने को मिला है। जितने बच्चे या मोटरसाइकिल चलाते हैं वो देखते होंगे कि कभी चलाते चलाते बंद हो जाता है, स्टार्ट नहीं होता है। तो आप लोग को देखते होंगे उसमें एक चौक होता है, प्लग होता है, उसको आप खोलते हैं और उसमें कार्बन लग जाता है, तो उसको घिसते हैं और घिस कर फिर लगा के स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट हो जाता है। अब आप उसको वहाँ पर बाहर में किक मारेंगे, देखेंगे वहाँ पर चिंगारी जैसा निकलता है। तो एक प्यारा सा एग्जाम्पल है जहाँ पर आप समझ सकते हो चार्ज का स्प्रे हो रहा है वहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें है कि एक बड़ा गोलाकार स्मूथ सरफेस होता है मेटल का, हॉलो स्फीयर होता है, उस पर चार्ज दिया जाता है, दिया जाता है, दिया जाता है। चार्ज देते 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 उसके सरफेस पर जो पोटेंशियल है, विभव है, उसके मान को हाई वैल्यू तक बढ़ाया जाता है। दूसरा प्रिंसिपल यही है आपका। तो ये दोनों प्रिंसिपल से मिलकर या दोनों प्रिंसिपल पर हमारा ये वान डी ग्राफ जनरेटर वर्क करता है। आइए उसके पोटेंशियल को कैसे बढ़ाया जा पा रहा है उसको हम लोग देखेंगे और विचार करेंगे।
तैयार है आप लोग? एकदम तैयार हो जाइए और आगे बढ़िए। नंबर 2 में कहेंगे हम लोग। पॉइंट नंबर 1 पर हम लोग गप कर लिए थे, कोरोना डिस्चार्जिंग एक्शन। नुकीला सतह, मेटल का नुकीला सतह चार्ज को स्प्रे करता है। दूसरा पॉइंट है तुम्हारा यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, समझेंगे गौर से। लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी प्लेस्ड, can be placed, can be placed on the surface of spherical cell, spherical cell। यहाँ पर आगे हम जोड़ सकते हैं मेटल, मेटल स्पेरिकल सेल, मेटल स्पेरिकल सेल टू increase the potential at very high value। कहता है, शुद्ध हिंदी में इसको लिख देते हैं, समझने का कोशिश करेंगे। धातु के खोखला गोला के सतह पर आवेश जमा कर उसके विभव को उच्च मान तक बढ़ाना। इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। कैसे ये होता है, बढ़ता है, आइए इसको हम लोग कैलकुलेशन के द्वारा समझें। इसको देख लीजिए जल्दी से, यदि कोई बच्चे लिख रहे हैं तो लिख लीजिए और हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कैसे इसको बढ़ाया जाता है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसके रेडियस को आप स्मॉल आर मान लीजिए और इसके रेडियस को आप कैपिटल आर मान लीजिए, दोनों कंसेंट्रिक है।
ये स्क्वायर ए है मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए आप। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग विचार करते हैं, इस पर हम लोग प्लस क्यू चार्ज इस पर देते हैं। प्लस क्यू चार्ज जैसे देंगे और उसके बाद इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं, वायर से कनेक्ट करते हैं। ये वायर है आपका, जैसे इसे उसको वायर को कनेक्ट करते हैं तो इस पर जो चार्ज है वह चार्ज इस पर आ जाता है और इसके आउटर सरफेस पर चार्ज आ जाता है। तो यहाँ से अब यहाँ पर पोटेंशियल को मान लीजिए आप वी आर है और यहाँ पर पोटेंशियल को भी कैपिटल आर मान लीजिए। तो देखेंगे पोटेंशियल एट स्क्वायर ए इज वी आर से डिनोट किया है, तो वी आर इक्वल टू आप कहोगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर। फिर आप कहोगे पोटेंशियल एट स्क्वायर बी इज वी मान लिखते हैं कैपिटल आर सिंबल दे दिए वी आर, तो वी कैपिटल आर इक्वल टू आप कहोगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय कैपिटल आर आप कहोगे। अब देखोगे आप लोग, हम लोग पहले चार्ज इस पर दिए, इसका पोटेंशियल कुछ हुआ, अब उसको कनेक्ट कर दिए इस वायर इस गोला से, बाहरी वाला गोला से, तो ये चार्ज इस पर आ जाएगा, तो इसका पोटेंशियल इस पर चार्ज के सतह पे आ जाएगा, आउटर सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इस पर जो पोटेंशियल होगा वो वी आर हो गया। अब मैं कहूँगा पोटेंशियल डिफरेंस इसका हिंदी समझ गए बाबू लोग आप लोग। गोला ए पर विभव, इसका हिंदी हो गया गोला बी पर विभव, और ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब दोनों के बीच विभवांतर क्या होगा, यदि मैं इसको भी से डिनोट कर दूं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वी आर माइनस वी आर हो जाएगा। आप इसको खूब आराम से देख सकते हैं, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ पर से देखते जाएंगे v बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू कॉमन हो जाएगा 1/r माइनस 1/कैपिटल आर। अब देखिएगा ये जो गोला ए का रेडियस है उसको जितना छोटा आप रख सकते हैं, यदि इसको जितना छोटा करेंगे ये वैल्यू बढ़ता जाएगा। ए का रेडियस को छोटा या घटाते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, करते जाने पर पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता है।
इस आर को घटाते जाओ घटाते जाओ घटाते जाओ, आर का वैल्यू छोटा होगा नीचे तो पूरा रिजल्ट बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला गोला जितना आप छोटा रखेंगे उतना ज्यादा दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस का मान आपका होगा। तो इस तरह से चार्ज को, बाहरी गोला पर चार्ज को डायरेक्ट नहीं दिया जाता है, वो पहले अंदर वाले गोला पर देकर और उससे कनेक्ट करके बाहरी गोला पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कराकर दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को डेवलप कराया जाता है। अब आप यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर हुआ कि किसी भी सतह पर चार्ज को लाकर उसके पोटेंशियल को वेरी हाई वैल्यू तक आप इंक्रीज करा सकते हैं। इस प्रिंसिपल पर भी आपका वैन डी ग्राफ जनरेटर काम करता है। तो दो स्टेप हुआ, कोरोना डिस्चार्जिंग, और दूसरा हुआ कि किसी भी गोला पर चार्ज को देकर उसके सतह को पर हाई पोटेंशियल को वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। उसके इनर सरफेस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा और आउटर सरफेस पर चार्ज स्टोर हो जाएगा और उसका पोटेंशियल वेरी वेरी हाई हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। ये था आपका, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, जो भी आप कर पा रहे हैं कर लीजिए जल्दी से। इस कंसेप्ट के द्वारा वहाँ पर बढ़ाया जाता है, पोटेंशियल को बढ़ाया जाता है, और इसी कंसेप्ट का यूज वैन डी ग्राफ जनरेटर में किया जा रहा है। तो चलिए हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास आएगा कंस्ट्रक्शन, संरचना। तो जल्दी से जुड़िए और अच्छे से क्लास कीजिए, कंटिन्यू क्लास कीजिए, ढंग से क्लास कीजिए। तो वैन डी ग्राफ जनरेटर का मेन बातें, ये प्रिंसिपल सब खत्म हो गया। अब हम लोगों को इसके बनावट के बारे में जाना है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, और उसके बाद उसके लिमिटेशन पर जाना है। क्या लिमिटेशन है वैन डी ग्राफ जनरेटर का। तो चलिए हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पर चलते हैं हम लोग, एक स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग को आपके सामने रखा गया है, उसको आप देखने का कोशिश करेंगे। Construction and working of ग्राफ जनरेटर। हम बच्चों को सीखना है, समझना है। कंस्ट्रक्शन आपका ये दिख रहा है, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग थोड़ा सा गंभीर से उसको देखने का कोशिश करिएगा। सर यहाँ पर कहा गया है, ध्यान दीजिएगा गौर से, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज होता है ये आपका हॉलो स्फीयर है। ये आपका एक हॉलो स्फीयर है। इस हॉलो स्फीयर को एक स्टैंड पर रखा गया है। ये आपका एक स्टैंड है। ये स्टैंड क्या है? इंसुलेटिंग स्टैंड है, कुचालक पदार्थ का स्टैंड है। इसका नाम लिखा हुआ है यहाँ देखिए गौर से, इंसुलेटिंग पिलर है। इंसुलेटिंग पिलर का मतलब हो गया कुचालक पिलर है। ये कुचालक पदार्थ का ये स्टैंड है, पिलर कहोगे इसको,
स्टैंड बोलोगे, इस कुचालक के पदार्थ के स्टैंड पर आपका ये आपका यहाँ पर ये हॉलो स्फीयर है, स्मूथ है, हॉलो स्मूथ चिकना हॉलो स्फीयर है, खोखला गोला है। अब यहाँ पर एक चीज देखेंगे, आपका अंदर में यहाँ पर पुल्ली है, P1 आपका एक पुल्ली है और दूसरा पुल्ली यहाँ पर आपका एक पुल्ली है। पुल्ली क्या हुआ, आप लोग देखे होंगे गांव घर में आटा चक्की को आप लोग देखे होंगे, जहाँ पर गेहूं को पिसा जाता है, उसमें देखेंगे एक पुल्ली इलेक्ट्रिक मोटर से या डीजल इंजन के मोटर से जुड़ा रहता है और दूसरा पुल्ली जहाँ पर गेहूं डालते हैं वहाँ से जुड़ा रहता है। और दोनों पुल्ली पुल्ली को हिंदी में कहते हैं घिरनी, और दोनों पुल्ली घिरनी एक रबर के बेल्ट से लगा रहता है। अब देखते होंगे टायर जैसा जो बेल्ट होता है वही बेल्ट उस पर लगा रहता है। यदि मोटर इंजन को स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कि वो जो हॉलर है उसका भी पुल्ली घूमने लगता है और दोनों एक साथ चलने लगता है इस तरह से। तो उसी प्रकार का ये पुल्ली है और इस पुल्ली पर आपका इसका नाम है P1 और इसका नाम रखे हैं P2। अब देखेंगे गौर से, इस दोनों पुल्ली पर आपका रबर का एक बेल्ट है, ये आपका रबर का बेल्ट है जो इस पुल्ली पर घूमने के लिए तैयार है। उस पुल्ली पर सेट किया जाता है। ये एरो बता रहा है कि किस दिशा में घूमेगा, क्लॉकवाइज ये घूम रहा है, तब इधर से ऊपर जाएगा और ये इधर से नीचे आएगा, इस तरह से घूम रहा है वो, ये बता रहा है आपका एरो। चलिए बाद में अब देखेंगे गौर से हम लोग यहाँ पर इसके बाद आपको जो देखना है, ये जो आप देखते हैं यहाँ पर इसको कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं स्प्रे कॉम्ब। कॉम्ब माना कंघी, मेटल का बना हुआ कंघी के जैसा होता है, जिससे हम लोग अपने बाल को संवारते हैं, वही कंघी होता है, लेकिन वो मेटल का बना हुआ है। उसी तरह से नुकीला उसमें दांत होता है और उसका नाम दिया हुआ है B1, इसका नाम है, ब्रश भी बोल सकते हैं। ये जुटा हुआ आपका यहाँ पर एक HVR इसको बोलेंगे, हाई वोल्टेज रेक्टिफायर। क्या बोलेंगे? हाई वोल्टेज रेक्टिफायर, HVR से जुड़ा है। HVR का मतलब हुआ रेक्टिफायर। क्या हुआ? रेक्टिफायर हुआ वह डिवाइस जो AC को DC में कन्वर्ट करता है। जो AC को DC में कन्वर्ट करता है वो है HVR, हाई वोल्टेज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर को हिंदी में कहते हैं दिष्टकारी, जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, वही है हाई वोल्टेज
HBr से जुड़ा हुआ है। तो और दूसरा कॉम्ब यहाँ पर जुटा हुआ है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। दूसरा कॉम्ब आपका यहाँ पर है, मेटल कॉम्ब ये है तुम्हारा। आप खूब गौर से देखोगे ना, पता चलेगा ये जो दूसरा कॉम्ब B2 है, ये B2 दूसरा कॉम्ब है, वो आपका जो स्मूथ हॉलो स्फीयर है उसी से वो जुड़ा हुआ है, स्मूथ हॉलो स्फीयर से वो जुड़ा हुआ है। अब देखेंगे, और उसके बाद यह एक ट्यूब है, यहाँ पर जो ये ट्यूब है, यहाँ पर ध्यान देंगे गौर से, यहाँ पर पॉजिटिव आयन सोर्स है, ये पॉजिटिव आयन सोर्स है, ये वाला आपका पॉजिटिव आयन सोर्स है, इसमें पॉजिटिव आयन है रखा हुआ है। अब देखेंगे, और ये पूरा डिवाइस को एक ऐसे बॉक्स में बंद करके रखा जाता है, और ये अर्थ से, ये जो सिंबल है ये अर्थ का सिंबल है, अर्थ से जुड़ा हुआ है, अर्थ जो है आपका ये। अब आपको बोला गया था कि चार्ज एक्सेलरेटर है, क्या बोला गया था आपको? चार्ज एक्सेलरेटर है, कण त्वरक है। ये कण को कैसे त्वरित करता है, आइए उसको हम लोग सीखेंगे। दोनों प्रिंसिपल जो बताया था वो कहाँ यूज होता है, और ये चार्ज को एक्सेलरेट कैसे करता है, इन सारी बातों को हम लोग सुनेंगे, सीखेंगे, डिस्कशन सुनेंगे। बाकी इसका नोट्स आपको कॉपी में मिल जाएगा, इसका नोट्स ऑलरेडी आपके पास दे दिया गया है, इसको पूरा अच्छा समझिए और उसके बाद आगे बढ़िए। अब हम लोग यहाँ पर देखना शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप, वर्किंग क्या होगा इसका। वर्किंग क्या होता है, बहुत सिंपल बात है कि सर ये जो पुल्ली है P1 और P2, ये पुल्ली जो आपका है ये जुड़ा रहता है, इससे जुड़ा रहता है, उसको देखेंगे। इलेक्ट्रिक मोटर से ये जुड़ा रहता है। अब इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा इस पुल्ली को घुमाया जाता है। जब इस पुल्ली को घुमाएंगे तो ये पुल्ली आपका घूमना शुरू होगा, तो रबर का बेल्ट भी आपका घूमना शुरू होगा। घूमने का दिशा को दिखा दिया गया एरो द्वारा, एंटी क्लॉकवाइज वो घूमेगा। चलिए, घूमने से क्या फायदा होगा, वो रबर बेल्ट ही क्यों है, या जो बेल्ट आपको दिखाया जा रहा है वह रबर का ही क्या है, रबर बेल्ट इसको आप कहोगे, रबर बेल्ट ही क्यों है, या आप बोल सकते हैं इंसुलेटिंग बेल्ट। इंसुलेटिंग बेल्ट मतलब उस पर चार्ज देंगे तो जिस जगह चार्ज देंगे उसी जगह पर चार्ज रहेगा, पूरे सरफेस पर वो नहीं फैलेगा, या इसका इंपॉर्टेंस होगा। तो होता क्या है कि ये जो कॉम्ब है, स्प्रे कॉम्ब है, स्प्रे कॉम्ब जो है उसको HBr से चार्ज दिया जाता है, और ये चार्ज यहाँ पर, ये जो चार्ज है ये स्प्रे करता है, इस चार्ज को स्प्रे करता है, गौर करके देखिएगा। और ये चार्ज जो है आपका इस प्लेट पर, रबर के बेल्ट पर आ जाता है, और इस चार्ज को स्प्रे करता है और रबर के बेल्ट पे आता है, और रबर ये घूम रहा है, तो ये चार्ज बढ़ते बढ़ते आपका आगे चलेगा, और वो चार्ज आके यहाँ रबर के बेल्ट के पास यहाँ पहुँचेगा। जैसे यहाँ पर वो चार्ज पहुँचेगा तो दूसरा कॉम्ब जो B है वो किससे जुड़ा हुआ है, हॉलो स्फीयर से जुड़ा हुआ है। हॉलो स्फीयर पे जो दूसरा कॉम्ब B है वह उस चार्ज को एक्सेप्ट कर लेगा, वहाँ पर वो चार्ज को ग्रहण करेगा
और वो चार्ज ग्रहण करते हुए पूरे इस हॉलो स्फीयर पर उस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जैसे इस सरफेस पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो इस हॉलो स्फीयर पर चार्ज स्टोर हो जाएगा, चार्ज जमा होने लगेगा। तो यहाँ पर इसका पोटेंशियल वेरी हाई हो जाएगा। तो पोटेंशियल जब वेरी हाई हो जाएगा तब आप देखोगे यहाँ पर जो पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन्स पर वो फोर्स लगाएगा और वो पॉजिटिव आयन्स वहाँ से इस ट्यूब के द्वारा, डिस्चार्जिंग ट्यूब इसको बोलते हैं हम लोग, डिस्चार्जिंग ट्यूब है ये आपका, डिस्चार्जिंग ट्यूब, इस डिस्चार्जिंग के द्वारा वो जो चार्ज है वहाँ से चलेगा और आपका ये चार्ज देखेंगे इस तरह से आते हुए नीचे आएगा और एक्सेलरेट होते हुए आएगा और यहाँ पर कोई टारगेट है, ये लिखा हुआ आपका टारगेट, जिससे उसको जाके टकराना है, उस टारगेट को आके वो टकराता है। तो ये आपका सिस्टम था। अब इन सारी चीज़ों में होता क्या है, इस हॉलो स्फीयर पर बहुत चार्ज यदि जमा हो जाए, एक्सेस चार्ज जमा हो जाए, यदि हाई पोटेंशियल हो जाए तो उसके आसपास जो एयर होता है उस एयर को भी आयनाइज करने लगता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस पूरे सिस्टम को इंसुलेटिंग बॉक्स में बंद करके रखा जाता है और उसके अंदर एयर को बैलेंस प्रेशर पर रखा जाता है, जिसके आधार पर कि वो डिस्चार्ज, वो आयनाइज ना हो सके। तो ये सब बातें आपका हो गया वान डी ग्राफ जनरेटर का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो वो चार्ज को एक्सेलरेट करता है और वो चार्ज एक्सेलरेट होकर यहाँ पर टारगेट है उससे आके टकराता है, जिससे भी टकराना है उस चार्ज पार्टिकल को, उससे एक्सेलरेट होता है। ये आपका हुआ कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पर डिस्कशन हुआ। नोट्स आपके पास ऑलरेडी है, उसको लिख लीजिएगा। अब देखेंगे गौर से हम लोग यहाँ पर लिमिटेशन। लिमिटेशंस ऑफ वान डी ग्राफ जनरेटर। वान डी ग्राफ जनरेटर का लिमिटेशन क्या होगा, आइए उस पर विचार करते हैं। अब एक चीज ऐसा बोलने के लिए छूट गया, यहाँ पर जो कॉम्ब है इसको कहते हैं हम लोग कलेक्टिंग कॉम्ब। कलेक्टिंग कॉम्ब इसको बोलते हैं, मतलब वो चार्ज को ग्रहण करता है, कलेक्ट करता है, कलेक्टिंग कॉम्ब इसका नाम है। B2, B1 हुआ स्प्रे कॉम्ब और B2 हुआ कलेक्टिंग कॉम्ब। B1 जो है HBr से जुड़ा रहता है और B2 जो है वो जो आपका जो हॉलो स्फीयर मेटल है उसी से जुड़ा रहता है। अब इसमें से पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि लिमिटेशन क्या है। आप देखो गौर से, लिमिटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोगों के पास दिमाग में रहना चाहिए कि लिमिटेशन है क्या। कह रहा है कि सर ये थोड़ा सा इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन दोनों चीज का निर्माण करने में और इसका देखरेख करने में दोनों इज कॉस्टली एंड it is
बल्कि। कॉस्टली हो गया महंगा, इसका मेंटेनेंस भी महंगा है, खर्चीला है, और इसका बनाने में जो अधिक खर्च होते हैं। एंड इट इज बल्कि, बहुत बड़ा शेप हो जाता है। मतलब ये जो हॉलो स्फीयर है, इसका जो रेडियस है, आप कल्पना करोगे 1 मीटर के अप्रॉक्स होता है। 1 मीटर का जो गोला होगा, मतलब डायमीटर 2 मीटर का हो जाएगा। तो 2 मीटर डायमीटर का जो गोला होगा, ये बहुत बड़ा गोला हो जाता है। ये हो गया बहुत बड़ा साइज का, बिग साइज का होगा। कॉस्टली हो गया आपका महंगा। मतलब हम इसको, बच्चे समझ गए होंगे, हिंदी में लिखना जरूरी नहीं लग रहा है, लेकिन हमारे कुछ बच्चे नाराज हो जाएंगे, सर हिंदी में नहीं लिखते हैं। तो मैं लिख देता हूं एक लाइन। इसका निर्माण तथा देखरेख महंगा होता है तथा यह बड़ा होता है, इसलिए इसका उपयोग करना आसान नहीं होता है। यह लिमिटेशन हो गया इसका। ऐसा नहीं कि यहाँ यूज कर रहे तो दूसरे जगह ले जाएंगे, दूसरे जगह ले जाएंगे, ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अब हम लोग इसमें देखें दूसरा पॉइंट इसमें क्या है सर। दूसरा पॉइंट इसमें देखेंगे लिमिटेशन में, कहता है क्या, दूसरा पॉइंट में हम लोग को समझना है, वो जो गोलाकार सतह था उसमें बहुत कई मिलियन पोटेंशियल को वहां डेवलप किया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम 3 मिलियन तक ही कर पाते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा करेंगे तो कितनों प्रेशर पर, किसी भी प्रेशर पर वहां पर उसके अंदर गैस रखेंगे तो वह जो आयोनाइज हो जाएगा। इसको लिमिटेशन है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज 3 मिलियन वोल्ट। थ्री मिलियन वोल्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। यदि हम लोग इससे ज्यादा करते हैं आफ्टर दैट एयर इज आयोनाइज्ड, तो कहा कि गोला पर जो वोल्ट है वो 3 मिलियन वोल्ट तक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा करने पर देखा गया कि वो हवा को भी आयोनाइज कर देता है, जो हमारे लिए हार्मफुल होता है। इसके द्वारा अधिकतम 3 मिलियन वोल्ट प्राप्त किया जाता है, क्योंकि इसके आगे हवा आयोनाइज हो जाता है। चलिए तीसरा नंबर में लिमिटेशन है, 20 मिलियन तक भी ये कर सकता है, लेकिन इसका उपयोग जब करते हैं इससे ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। ये वह लिमिटेशन, कर सकते हैं
लेकिन करते नहीं हैं, क्योंकि उसके बाद देखा गया कि हवा को भी आयोनाइज कर देता है, जो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा। अब हमारे पास तीसरा पॉइंट है, यह जो है सिर्फ चार्ज पार्टिकल को ही आयोनाइज कर सकता है। किसको? सिर्फ चार्ज पार्टिकल को। किसको? चार्ज पार्टिकल को आयोनाइज कर सकता है। क्यों? उसमें भी प्रोटॉन को, अल्फा पार्टिकल को, न्यूट्रॉन को, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वाले को कर सकता है, और न्यूट्रॉन को ये एक्सेलरेट नहीं कर सकता है, यह इसका लिमिटेशन है। तो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में एक लाइन लिख दें, इट कैन नॉट एक्सेलरेट न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल पार्टिकल किसको बोलोगे आप लोग? न्यूट्रॉन को। किसको बोलोगे? न्यूट्रॉन तुम्हारा न्यूट्रल पार्टिकल है। न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन को नहीं कर पाता है। यह आवेशहीन कण को त्वरित नहीं कर सकता है। आवेशहीन कण जो भी है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन समझ रहे हैं आप लोग, उसको नहीं कर सकता है। प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल को यह एक्सेलरेट करता है, और इलेक्ट्रॉन को भी कर सकता है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम है कि उसको एक्सेलरेट करके भी उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, इसीलिए इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेलरेट नहीं किया जाता। चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन भी है, ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो फंसिएगा नहीं। उदासीन कण को तो नहीं करेगा, चार्जलेस पार्टिकल को तो नहीं करेगा, लेकिन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल को करता है। उसका मास अधिक है, अधिक मास वाला, मतलब छोटा सा पत्थर को फेंकिए और बड़ा पत्थर को फेंकिए सेम एनर्जी लगाकर, तो बड़ा पत्थर अधिक वर्क करेगा और छोटा पत्थर कम वर्क करेगा, ऐसे समझिए ठेठ भाषा में। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, उसको एक्सेलरेट करके भी हम लोग कोई चीज प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं किया जाता है। ये था आपका कंप्लीट रूप से वान डी ग्राफ जनरेटर क्या है, उसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, और उसका यूज क्या है, उसको कल बताया था, और उसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, उसको बताया। कल एक बताया था, दूसरा आज बताया। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग बताया, और इसका लिमिटेशन बताया। आपको एग्जामिनेशन में कोई भी पार्ट उठा के पूछ देगा 2 मार्क्स में, बहुत सारे पार्ट इसमें हो गए, तो आपको इसको ध्यान से याद रखना है। अब इसमें छोटा सा इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है, रीजनिंग क्वेश्चन पूछता है इसी के थ्योरी के आधार पर। तो क्या पूछता है कि सर, कल भी बता दिए थे, आज भी थोड़ा बोल देता हूँ, और अभी शुरू में बोला था, किसी भी इलेक्ट्रिक मशीन में जो मेटल सरफेस बंद होता है,
पर चार्ज दिया जाता है वह पॉइंटेड नहीं होता है, क्यों? आपको बता दिया था, पॉइंटेड होगा तो वो चार्ज को स्प्रे करेगा, वहाँ पर सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज बहुत अधिक होगा और वो चार्ज स्प्रे करेगा, कोरोना डिस्चार्जिंग होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस होगा। इसके कारण मेटल सरफेस, स्मूथ सरफेस जो होता है इलेक्ट्रिक मशीन में, वह स्मूथ रखा जाता है, पॉइंटेड नुकीला नहीं रखा जाता है, रुखड़ा नहीं रखा जाता है। अब आपके पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर से है जिसको मैं आपके सामने रखता हूँ, इस थ्योरी से रिलेटेड। उसको आप सुनेंगे, देखेंगे और आंसर देने का कोशिश करेंगे, तब आपको कहेंगे हैंडीग्राफ जनरेटर कंप्लीट रूप से हो गया। क्वेश्चन को इंग्लिश में लिखकर, हिंदी में लिखकर बताएंगे। कई बार वो क्वेश्चन आ चुका है, जो थ्योरी आपने अभी तक सुना उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। थ्योरी बताने के क्रम में आपको एक फार्मूला बताएंगे, वो आपको समझो कि थ्योरी का ही पार्ट है, न्यूमेरिकल के द्वारा ही उसको हम बता रहे हैं आपके सामने, उसको गौर से देखेंगे। The belt of anti-grav generator is 50 cm wide. The belt is moving. The belt is moving. Belt is moving with a speed of 30 meter per second. If this belt is depositing charge on a sphere at a rate of 10 to the power minus 5
ampere. Then calculate the surface density of charge on the belt. बड़ा ईमान मजेदार सवाल है और इंटरेस्टिंग सवाल भी है, कुछ सीखने को मिलेगा। कहता है belt of anti-grav generator is 50 centimeter wide. बेल्ट की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है। और बेल्ट का घूमने का चाल 30 मीटर पर सेकेंड है। बेल्ट जो घूम रहा है, हाई वोल्टेज रेक्टिफायर जो उसको घुमा रहा था, वह बेल्ट किस स्पीड से घूम रहा था? 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से घूम रहा था। इफ दिस बेल्ट इज डिपॉजिटिंग चार्ज ऑन स्फीयर एट ए रेट ऑफ 10⁻⁵ एम्पियर, कहता है इस बेल्ट द्वारा गोला पर आवेश जमा करने का दर 10⁻⁵ एम्पियर है। तो बेल्ट पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व ज्ञात करें। ये आपका सवाल है। तो सवाल लिखने में समय लग गया, ये दिमाग में स्लिप कर गया था, हमको पहले से लिख के रखते। चलिए कोई बात नहीं, हो गया। अब आप गौर से देखो, सोचो, विचार करो कि वो फिगर आपके दिमाग में है, बेल्ट जो घूम रहा है इसकी अपनी कुछ चौड़ाई होगी। आप देखे होंगे आटा चक्की वाला में, मिल में जाके बेल्ट की चौड़ाई होती है, वो चौड़ाई आपको दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है। और ये उसको चार्ज देता है, स्प्रे कॉम उसको चार्ज देता है, और वो बेल्ट उस चार्ज को ले जाकर कलेक्टिंग कॉम को देता है, B2 को देता है, और वो ले जाकर मेटल सरफेस पे फैला देता है। तो उस पर जो चार्ज देने का जो रेट है वो लिखा हुआ है 10⁻⁵ एम्पियर। इसका मतलब 1 सेकेंड में 10⁻⁵ कूलम चार्ज उसको दे रहा है 1 सेकेंड में। और ये रबर का बेल्ट जो घूम रहा है तेजी से, इसका जो स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड है। कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब वह बेल्ट 1 सेकेंड में कितना मीटर दूरी तय करेगा? 30 मीटर दूरी तय करेगा। और उस पर जो चार्ज जमा होगा 1 सेकेंड में 10⁻⁵ कूलम जमा होगा। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हुआ। तब पूछा है कि रबर का जो बेल्ट ये घूम रहा है उस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ज्ञात करें, सिग्मा का मान ज्ञात करें। मतलब बेल्ट के यूनिट एरिया पर
चार्ज कितना जमा होगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो 3 बातें आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि रबर का जो बेल्ट है जिस पर स्प्रे कॉम जो उस पर चार्ज भेजेगा, तो वह चार्ज उस पर जो जमा होगा तो यूनिट एरिया पर कितना चार्ज जमा होगा, यही आपसे पूछा गया है। अब इसका जवाब आपको देना है, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज निकालना है। आइए गौर से हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देख लिए हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ा देते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। आइए गौर से समझने का कोशिश करेंगे। हम लोग ये कल्पना करें कि हमारे पास यहाँ पर ये एक बेलन है सर, ऐसा हम लोग सोचते हैं। ऐसा मैंने कल्पना किया, ऐसा लगे 3 डायमेंशनल फिगर है। ये पुल्ली आपका, ये पुल्ली P1 है, ये पुल्ली P2 है, बेलनाकार है, बस छोटा हो देखने में लगने लगा। अब देखेंगे यहाँ पर इस पर क्या है, रबर का बेल्ट आपका लगा हुआ है। बेल्ट ये है, ये आपका रबर का बेल्ट मैंने दिखा दिया। ये जो बेल्ट आपका दिख रहा है, ये आपका रबर बेल्ट हो गया। वो घूम रहा है इस तरह से। तो सपोज करते हैं, ये पॉइंट का नाम देता हूं मैं, यहां पर नाम दे देता हूं ए और यहां पर नाम दे देता हूं बी। ए से बी तक का जो लेंथ है, या लेंथ को एल से डिनोट कर देते हैं। तो आप सोचोगे इसकी जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई को तुम मान लो बी और लंबाई को मान लो एल। तो इसका यदि मैं पूछूं क्षेत्रफल एरिया, क्षेत्रफल पूछूंगा, एरिया ए बराबर एल इंटू बी, आप कहेंगे कि नहीं? यस सर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में दूरी कितना तय करेगा, डिस्टेंस कितना तय करेगा? तो एल डिस्टेंस तय करेगा और वो एल हो जाएगा 30 मीटर। स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में वो 30 मीटर दूरी। तो 1 मीटर, 1 सेकेंड में आपका जो है बेल्ट का एरिया कितना होगा? एरिया हो जाएगा आपका एल इंटू बी। तो एल इंटू बी जब हो जाएगा एरिया, तो एल का मान हुआ 30 मीटर और बी जो है इसकी चौड़ाई, बी जो इसका चौड़ाई है आपने क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन दैट बेल्ट की चौड़ाई जो बी है वो तुम्हारा है 50 सेंटीमीटर, मतलब हो गया 1/2 मीटर हो गया ये आपका। ये 1/2 मीटर मतलब हो जाएगा 15 मीटर स्क्वायर। एरिया हो जाएगा आपका 1। चलो ध्यान देना गौर से। तो 1 सेकेंड में बेल्ट जो घूमेगा कितना एरिया कवर करेगा वो आपको पता चल गया, 15 मीटर स्क्वायर एरिया सोचा आपने। अब विचार करेंगे दूसरे स्टेप में। इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में स्टोर चार्ज ऑन स्फेयर, गोला पर जो जमा चार्ज हुआ
गोला पर 1 सेकेंड में आवेश कितना जमा होगा। माय डियर बच्चों, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है Q बराबर 10⁻⁵ कूलम। एम्पियर याद करोगे, एम्पियर कूलम पर सेकेंड होता है, तो 10⁻⁵ एम्पियर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इसका मतलब कूलम पर सेकेंड है वो, है ना। तो कूलम पर सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना चार्ज होगा, 10⁻⁵ कूलम होगा। चलो, ये दो बात आपने सीख लिया। एरिया आपने कैलकुलेट कर लिया, 1 सेकेंड में इतना होगा, चार्ज आपने इतना कहा। आपको निकालना क्या है प्यारे बच्चों, क्या निकालना है, आपको निकालना है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो माय डियर बच्चों, आपका काम हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर आप बोल दोगे फटाक से, आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहाँ पर, रबर पर, रबर बेल्ट पर, रबर बेल्ट पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन रबर बेल्ट। तो आपका सिग्मा बराबर हो जाएगा Q/A। तो Q आपका कितना हो गया, कितना था भाई मेरे, हाँ 15 था सर, और A कितना, सॉरी Q हो गया 10⁻⁵, और A तुम्हारा कितना हो गया, A हो गया तुम्हारा 15। तो Q/A हो गया आपका। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा, जो रिजल्ट आना होगा आ जाएगा, आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो अब जो भी कैलकुलेशन है आप लोग कर सकते हैं, इसको देख लीजिएगा। यदि आप ऐसा करोगे 100/15 कर दो इंटू 10⁻⁻7 कर दो, कर सकते हो ऐसा, देख लेना तुम लोग सोच के जल्दी से। ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻7, यही नियर अबाउट आपका आंसर होना चाहिए। चलिए, आप इतना कूलम पर सेकेंड ने पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर योर आंसर। तो आप लोगों ने समझा होगा इसको, इस क्वेश्चन को आप एक साथ देख लीजिए। क्वेश्चन आपने लिख चुका था, कैलकुलेशन आपका ये है, इतना सा कैलकुलेशन आपका है, ठीक है, ओके, ठीक 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 ठाक है। जिसको कन्फ्यूजन होगा रिवीजन कर लीजिएगा, और फिर हम लोग आज मिलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्लास लेकर। जो कल का क्लास तो बचा हुआ है वो आज कंप्लीट करेंगे शाम में 6 बजे। याद रखिएगा, शाम में 6 बजे सभी बच्चों को जुड़ के पढ़ना है।